नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या कुमार, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और इनफर्टिलिटी अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्रिएटर फरीदाबाद से। आज हम डिस्कस करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और इसके बारे में यूजुअली डिस्कस नहीं कर पाती हैं औरतें, क्योंकि ऑब्वियसली वो शाई होती हैं डिस्कस करने से। कई बार उन्हें यही नहीं पता चलता कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, यानी एक बार जब पीरियड्स आपके बंद हो जाते हैं तो उसके बाद अगर ब्लीडिंग स्टार्ट होता है तो वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, या उसकी इवैल्यूएशन कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कितनी जल्दी हमें कराना चाहिए, ये आज के चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि मेनोपॉज क्या होता है। वैसे आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो आई हैव पोस्टेड सो मेनी वीडियोज़ ऑन मेनोपॉज। तो सबसे पहली बात है तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेनोपॉज किसको कहते हैं। तो मेनोपॉज एक वैसा कंडीशन है जब अगर किसी भी लेडी का उसके पीरियड्स पूरे 1 ईयर के लिए स्टॉप हो जाएं तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। मतलब मेनोपॉज लेवल करने के लिए ये ज़रूरी है कि 12 महीने तक उस लेडी को पीरियड्स ना आए। और ऑब्वियसली इसमें ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में हो और प्रेगनेंसी के बाद अगर डिलीवरी हुई और उसके बाद बेबी को आप फीड करा रहे हो और तो आपके पीरियड्स नहीं आए तो उसको हम मेनोपॉज नहीं कहेंगे। मेनोपॉज यूजुअली जो नेचुरल मेनोपॉज होता है वो 40 के बाद भी देखा गया है, आ जाता है 40 to 45 के बीच में आता है, उसको हम अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। पर 45 के बाद से लेके 51 ईयर्स तक वो कभी भी आ सकता है। तो उसमें एज बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो मैंने बताया कि वो उस पीरियड को उसको एक्सक्लूड करना है। मतलब वो जो लैक्टेशनल अमनोरिया होता है, मतलब जब बेबी को आप फीड करा रहे हो उसमें अगर पीरियड्स नहीं आ रहे उसको हम मेनोपॉज नहीं कहेंगे। तो मेनोपॉज के बहुत स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है। जब आपकी एज 40 प्लस है और आपको 1 ईयर तक पीरियड्स नहीं आए हैं और उसके बाद अगर आते हैं तो उसको हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहेंगे। तो मेनोपॉज के लिए ये ज़रूरी है कि 12 मंथ तक पीरियड्स ना आए आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। सो दैट इज़ हाउ वी सी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, हम ऐसे ही लेबल करते हैं। अब पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है तो कई बार आपको लगता है कि हो गई थोड़ी सी, बट ऐसा नहीं है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है, क्योंकि उसके कई सारे कारण होते हैं। कारण बहुत सिंपल होते हैं। सबसे जो सिंपलेस्ट कॉज हमें होता है उसको हम कहते हैं अट्रोफिक वेजिनाइटिस। मतलब उसमें कई बार ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो वहाँ वेजाइना की जो लाइनिंग होती है वो बहुत थिन हो जाती है। थिन होके तो कभी कभी वो ब्लीड करने लगती है। कभी कभी बिकॉज ऑफ थिनिंग वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। तो ये सारे सिंपल कॉज होते हैं। कभी कभी वहाँ पे कोई पॉलिप या मस्सा डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो ये सारे इनके बेनाइन कॉज हैं। बट कुछ एक रीज़न होते हैं जो बहुत ही हमारा सीरियस कंसर्न होता है कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जो होती है, कभी कभी इंडोमेट्रियल कैंसर यानी यूट्रस के लाइनिंग की जो कैंसर होती है उसका पहला लक्षण होता है। तो जब भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होता है तो हमें ये इवैल्यूएशन ज़रूर कराना चाहिए कि ये किस कारण से हुआ है। इवैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहली बात जो होती है वो आप अपने निकट किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलो, जो कि एक लोकल एग्जामिनेशन करती है, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन होता है, जिससे हमें लोकल कोई भी लीजन है या कोई भी मस्सा है, कोई पॉलिप है या अट्रोफिक वेजिनाइटिस जैसे मैंने कहा वो है, तो वो हम वहीं के वहीं क्लिनिकली ही डिटेक्ट कर सकते हैं सिंपल एग्जामिनेशन, मतलब एक ओपीडी विजिट से। दूसरी जो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास वो है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। तो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम यूट्रस की लाइनिंग में कोई चेंजेस है, कोई पॉलिप है या प्री कैंसरस चेंजेस भी होते हैं जिसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, जो अनेक तरह का होता है, सिंपल हाइपरप्लेशिया, सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेशिया, तो इन सब को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक सिंपल ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू। ये करने के बाद कभी कभी हमें कुछ एक एंटिटी के लिए हमें बायोप्सी लेने की ज़रूरत होती है।
तो ये बायोप्सी जो बेस्ट होता है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, वो हिस्ट्रोस्कोपिक डायरेक्टेड बायोप्सी होती है। मतलब यहाँ पे हम यूट्रस के जो माउथ से, ये अंडर एनेस्थीसिया होता है, यूट्रस के माउथ के थ्रू हम एक पतली सी दूरबीन डालते हैं, ये अंदर की सारी जगह देखते हैं और यहीं से हम थोड़ी झिल्ली लेके उसको टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। साथ ही साथ अगर हमें कोई अंदर मस्सा दिखता है या कोई और रीज़न दिखता है तो उसका वो ट्रीटमेंट भी हो जाता है। मतलब ये डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक इन द सेम को होता है। तो इस तरह से ही पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जो एंटिटी होती है, अगर मैं उसको सम अप करूँ तो उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी आपको होता है, पहले एपिसोड में यू शुड सी अ नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट। उसका इलाज कई बार बहुत सिंपल होता है, इन द सेंस कि हमने पहले उसके रीज़न को जाना, एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके, ज़रूरत पड़ती है तो हम बायोप्सी लेते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और बी योर फर्स्ट डॉक्टर। आप पहले अपने लक्षण को खुद डिटेक्ट करो एंड यू शुड ऑलवेज सी अ गायनेकोलॉजिस्ट व्हेन यू आर हैविंग ऑल दीज सिम्पटम्स। थैंक यू।